स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान के भरतपुर से संबंध रखने वाले दो सफल किसानों से, राजवीर और तेजवीर। जी हां, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि मंच देता है देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की। ये वो किसान हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपनाया है, नई तकनीक को अपनाया है, रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, साथ ही आसपास के किसानों के लिए भी एक नई राह खोली है ताकि उनका भी आर्थिक विकास हो सके। आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे राजवीर और तेजवीर ने नई तकनीक का सहारा लिया, बागवानी और साथ ही अंतर फसल को अपनाकर उन्होंने कामयाबी हासिल की, अपनी आय में वृद्धि की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की। बागवानी फसलों के उत्पादन के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान, जहाँ पर 60% क्षेत्र रेगिस्तान है और 10% क्षेत्र पर्वतीय। राजस्थान में सिर्फ 30% क्षेत्र ही सिंचित क्षेत्र में आता है, जिसमें खेती करना काफी मेहनत का काम है। इन परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के अधिकांश किसान परंपरागत फसलों दलहन, तिलहन, सब्जी के अलावा आधुनिक खेती को अपना रहे हैं। राजस्थान जहां अपनी वीरता की गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, वहीं यहाँ का मिर्च भी अपनी एक अलग पहचान लिए रहता है। राजस्थान के कई क्षेत्र मिर्च उत्पादन के लिए मशहूर हैं। राजस्थान के करीब 23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिर्च की खेती होती है, जिनसे करीब 27 मीट्रिक टन मिर्च का उत्पादन होता है। राजस्थान के भरतपुर जिले के विजयपुरा गांव के किसान तेजवीर सिंह अपने खेत में प्रोटेक्टिव खेती को अपनाते हुए मिर्च सहित अंतर फसलों को उगाकर बेहतर लाभ अर्जित कर रहे हैं। तेजवीर ने वेटनरी की पढ़ाई करने के बावजूद खेती करने में अपना ध्यान लगाया है और अंतर फसलों को अपनाते हुए करीब 15 बीघे के खेत में मिर्च, तरबूज, टमाटर, गेंदा और पपीते की खेती कर रहे हैं। ये अपने खेत में पारंपरिक फसलों के अलावा इन अंतर फसलों को पैदा कर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। इस समय इन्होंने अमरूद के खेत में पपीते की अतिरिक्त फसल उगा रखी है। पपीते के पौधों के 2 कतारों के बीच तेजवीर ने गेंदा और टमाटर लगा रखा है। पपीते के फल आने तक वे इन फसलों से मुनाफा कमा चुके होंगे। पपीते के फल को बेचने पर जो मुनाफा होगा वो अतिरिक्त आय होगी। मिर्ची, टमाटर, गोभी और गेंदा की खेती के अलावा मैंने कुछ प्रोटेक्ट खेती करने की सोची। उसमें उद्यान के विभाग के अधिकारियों के संपर्क में आने से उन्होंने बताया कि आप प्रोटेक्ट खेती के लिए जाओ। उन्होंने मेरे को 2 सेमिनारों में भी बुलाया, 2 सेमिनार में भी गया। उनमें प्लास्टिक कल्चर एवं हॉर्टिकल्चर के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जिससे कि मैं आज प्रोटेक्ट खेती की ओर जा रहा हूं। मैंने उद्यान के विभाग के द्वारा नेट शेड हाउस की फाइल लगवा दी गई है और आने वाले समय में मेरी शेड नेट हाउस की फाइल लगने के बाद यहाँ पे शेड नेट हाउस का प्रोसीजर या काम वर्क स्टार्ट हो जाएगा। बागवानी खेती में विशेष पहचान बनाने वाले तेजवीर सिंह कृषि के बारे में बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। बागवानी की खेती करने के बाद अब वे और बेहतर करने के लिए संयुक्त निदेशक के मार्गदर्शन में पॉली हाउस और प्रोटेक्ट खेती करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम विजयपुरा में श्री तेजवीर जी के किसान खेत पे आए हुए हैं। इन्होंने वेटनरी ऑफिसर की डिग्री ली हुई है BBSc एंड AH, लेकिन इन्होंने इच्छा जाहिर की कि साहब मैं उद्यानिकी में खेतीबाड़ी में कुछ नया करना चाहता हूँ। तो हमारे कृषि अधिकारी हरिंदर सिंह जी से इनका संपर्क हुआ और इन्होंने धीरे धीरे उद्यानिकी फसलों की ओर आगे बढ़ना शुरू किया। 2 महीने पहले हमारे यहाँ सेमिनार हुई हॉर्टिकल्चर की, उसमें ये आई ट्रेनिंग में, तो हमारे से संपर्क हुआ। तो हम इनको सलाह देते हैं और मैं सभी किसानों से निवेदन करूँगा कि मेरी सलाह पे ध्यान दें
कि फसल विविधीकरण, जिसको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, उसके तहत आप खेतीबाड़ी में जो अनाज वाली फसलें पैदा कर रहे हैं उनके साथ साथ उद्यानिकी फसलों पर भी जाएं, विशेष रूप से बगीचों के लिए। बगीचा आप लगाते हैं तो 3 से 4 साल के बाद उसमें फल मिलते हैं। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि 3 साल 4 साल बाद अगर फल मिलेंगे तो किसान इस दौरान क्या करेगा, तो उन बगीचों के बीच में हम 2-2 लाइनें 2-2 मीटर पर पपीते के पौधों की लगवा देते हैं, क्योंकि पपीता लगाने के 8 से महीने 9 महीने के बाद में पपीते के फल आने शुरू हो जाते हैं। तो वो जो मुख्य फसल है, चाहे वो अमरूद का बगीचा हो, अनार का बगीचा हो, आंवले का बगीचा हो, बेर का बगीचा हो, उनमें जब फल आएंगे उससे पहले हमें अमरूद से आमदनी मिलती चली जाएगी। अब प्रश्न पैदा होता है कि 8 महीने 9 महीने में जो पपीते से फल आएंगे तो उस दौरान क्या करें। तो उस दौरान आप जो है सब्जी वाली फसलें, जो नीचे बेल वाली फसलें हैं, वो ले सकते हैं। ऐसी फसलें नहीं लें जिनसे पौधे जो है वो ढक जाएं और पौधों से बड़ी फसलें हो जाएं। तो ये तेजवी जी ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ जो है ये 1500 पौधे पपीते के लगाए हुए हैं, और पपीते में अब फल आना शुरू हुए हैं। तो इस अवधि से पहले इन्होंने इसमें टमाटर लगाए और गेंदा लगाए। गेंदा से, टमाटर से अच्छी कमाई कर चुके हैं और अब पपीता आना शुरू हो गए हैं। तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब 1500 पौधे हैं तो मुझे कम से कम नहीं 8-10 लाख रुपए इन पपीतों से मुझे आमदनी मिल जाएगी। सफल किसान में अब आपको बताते हैं कि कैसे हमारे आज के सफल किसान तेजवीर के मन में विचार आया कि पारंपरिक खेती की विधि को छोड़कर कुछ नया किया जाए, नई तकनीक को अपनाया जाए। और ऐसे में उनके मन में ये सोच आई कि क्यों ना प्रोटेक्टेड फार्मिंग को अपनाया जाए, जिसमें उनकी मदद की उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने भी। कैसे उन्होंने उन्हें राह दिखाई और किस तरीके से वो बिना हिचके हुए इस राह में आगे बढ़ते गए, आए जानते हैं। आज से करीब 6-7 महीने पहले ये हमारे किसान तेजवीर सिंह जी मेरे संपर्क में आए। संपर्क में आने पर इन्होंने इच्छा जाहिर की, ड्रैगन फ्रूट लगाने की इन्होंने इच्छा जाहिर की थी। मैंने इनको समझाया ड्रैगन फ्रूट को ना अपना करके पहले अपन जो हॉर्टिकल्चर की जो एक्टिविटीज़ हैं, उद्यान की गतिविधि हैं, पपीता है, सब्जियां हैं, उनके बारे में इनको जानकारी दी। और जानकारी देने के उपरांत इनको खेत पर ही पपीते की पौध तैयार करवाई, मिर्च की पौध तैयार करवाई और गेंदे की पौध तैयार करवाई, गोभी की पौध तैयार करवाई, भिंडी की पौध तैयार करवाई। इनको खेत पर ही ये पौधे तैयार करवाई और फिर खेत में ही पपीते ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इंटरक्रॉपिंग में इनको पपीता लगवाया, वो गेंदा लगवाया, मिर्ची लगवाई, टमाटर लगवाया। मिर्ची का आप देख ही रहे हैं, करीब 2.5 बीघे में अलग से खेत में मिर्ची की लगवाई थी। उसमें किसान का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। गेंदे में भी करीब 80,000 के इंटरक्रॉपिंग में जो फूल हैं वो बिक्री कर लिए हैं। और पपीते का आपके सामने चल ही रहा है, अभी 1-2 महीने पीछे इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। टमाटर में जो नालियों में बीच में इंटरक्रॉपिंग में लगवाया था, टमाटर में भी किसान ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन लिया है और उससे बेच करके आमदनी भी प्राप्त की है। उससे जो इसके खर्चे हैं उनकी पूर्ति की है। साथ में पपीते में या सब्जियों में जो विभाग की तरफ से उद्यान की योजना है उनकी तरफ से हमने इनको मल्च 75% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई, लो टनल 75% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाया, ड्रिप विभाग के माध्यम से ड्रिप लगवाई और वो भी 75% सब्सिडी पर उपलब्ध करवाई। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। सफल किसान में सफलता की कहानियों की ये गाथा जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के हमारे दूसरे सफल किसान यानी राजवीर। इनका भी संबंध राजस्थान के भरतपुर से है। कृषि में कैसे इन्होंने प्रयोगात्मक विधि को अपनाया और साथ ही नई विधि के साथ उन्होंने अंतर फसलीय विधि को अपनाते हुए कामयाबी हासिल की, अच्छी उपज प्राप्त की, जानते हैं आइए अगली रिपोर्ट में। राजवीर सैनी पारंपरिक रूप से किसान हैं। राजवीर वर्ष 2005 से ही खेती कर रहे हैं। किसान होते हुए भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और परिवार चलाने के लिए कई जगह नौकरी की, लेकिन उन्हें खेती करना ही रास आया और लग गए प्रयोगात्मक खेती करने। राजवीर खेती में ही बेहतर मुनाफा पाने के लिए बहुफसली खेती की ओर मुड़े और सफलता पाई। मैं करीब 2005 से मतलब कार्य कर रहा हूँ खेती का। पहले मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई छोड़ने के बाद में और भी काम किए। उनको मतलब मेरा मन नहीं लगा। मैं मतलब कृषक हूँ और किसान का बेटा हूँ, तो मेरा मतलब विचार ये आया कि मुझे खेती में हमारे जो ये है खेती, इसको मतलब लाभ का धंधा बनाना है। तो मुझे इनके मतलब बहुत ही गहराई से जानने के लिए और मैंने खेती को चुना। और उसमें मैंने जैसे अपनी सीरियल क्रॉप है, बागवानी क्रॉप है, वेजिटेबल क्रॉप है, इनको मतलब जाना कि कोई किस में लाभ का धंधा है। तो वेजिटेबल में लाभ का धंधा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भाव ना मिलना या मौसम की मार, कई चीज़ों से प्रभावित होके और हमें कभी कभी मतलब नुकसान भी होता है। तो हम एक साथ मतलब एक फसल को ना लेके कई फसलों को करें जिससे हमें ज़्यादा लाभ मिले। जैसे वेजिटेबल भी लगाएं, बागवानी भी लगाएं, सीरियल क्रॉप भी लगाएं। राजस्थान में दौसा, भरतपुर, जोधपुर पपीता उत्पादन के लिए प्रमुख जिले माने जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि राजस्थान की जलवायु और मिट्टी पपीता उत्पादन के लिए अनुकूल है। प्रदेश के कई क्षेत्रों के किसान पारंपरिक खेती की जगह अब पपीते के पौधों को लगा रहे हैं और बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। इन चीज़ों को मैंने बारीकी से जाना और पहले मैं जब खेती करना स्टार्ट किया था तो ये जो योजना है इनके बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। फिर धीरे धीरे हमने मतलब बहुत सारे घाटे खाए, खेती में हमने कई बार घाटे खाए। फिर हमें विभाग का संपर्क हुआ, तो विभाग के संपर्क में आने से हमने मतलब योजनाओं का लाभ लेना शुरू किया। विभाग में हमें सर्वप्रथम जनकराज जी मीणा हैं उनसे और ये पप्पू ग्राम सेवक हैं उनसे संपर्क हुआ। उनके बाद में हम धीरे धीरे फिर विभाग की ओर मुड़ गए, क्योंकि हमें उनसे लाभ हुआ जो योजना है। फिर हमें आगे चल के हरेंद्र जी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क हुआ, योगेश जी शर्मा हैं उनसे संपर्क हुआ। उनने अपने विचार बताए कि इसमें लाभ है, इसको आप कीजिए। तो हमने फिर अब यहाँ पे विजयपुरा गांव है, यहाँ पे हमने मतलब ये वेजिटेबल और पपीता इसको मतलब बुवाई किया है। तेजवीर सिंह के खेत हैं, उनमें हमने विजयपुरा गांव में पपीता, मिर्ची, टमाटर, तरबूज ये लगवाए हैं। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक जल्दी तैयार होने वाला फल है, जिसे पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। जल्दी तैयार होने के कारण पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पपीता हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। देश में पपीते की बढ़ती मांग के कारण किसानों के लिए पपीते की खेती मुनाफे का सौदा बन रहा है और किसान इसकी खेती की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। इनको हम अच्छे से समझें और जो नई तकनीकी योजनाएं हैं सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं और उनको मतलब अपने कृषि में मतलब सम्मिलित करें, जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। अब जैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे ड्रिप योजना है, उससे क्या है कि बूंद बूंद सिंचाई से पानी की बचत होती है, श्रम की बचत होती है और उससे जैसे हमें खाद देने में थोड़े खाद से ही ज़्यादा मतलब उसमें मुनाफा मिलता है। तो ऐसे मल्च है, लो टनल है, ये हमें प्रकृति के जो प्रकोप हैं उनसे बचाते हैं। भारत कृषि निर्भरता वाला देश है।
यहाँ की बड़ी आबादी अपना जीवन चलाने के लिए कृषि पर निर्भर है। विशेषज्ञों का आकलन है कि आज के दौर में प्रगतिशील किसान धान, मक्का, गेहूं की पारंपरिक फसलों के अलावा बागवानी फसलों को भी उगाने की ओर बढ़ रहे हैं। इससे उनके लिए खेती में बेहतर अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार की प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी मिलने से किसान बागवानी फसलों को उगाने में एक अवसर मान रहे हैं। भारत में बागवानी फसलों में पपीता उत्पादन का बड़ा स्कोप है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पपीते की खेती के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते हैं सफल किसान। हमें दुश्मनों को एक एप्रोप्रिएट रिप्लाई देना होगा और अभी इसी वक्त देना होगा। हर बार हमारे पास पुख्ता इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन जब फील्ड पर जाते हैं तो हम लोग हताश होकर खाली हाथ वापस आते हैं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आपको बता रहे हैं सफल किसान राजवीर के बारे में, जिन्होंने पपीते की खेती को भी अपनाया। जी हाँ, पपीते की खेती की बात करें तो इसमें भी किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि सही मार्गदर्शन के साथ आप आगे बढ़ें और किसी तरह की चूक ना हो, ताकि आपको अपने फलों के बाजार में अच्छे भाव भी मिल सके, उनकी गुणवत्ता भी बनी रहे। आइए जानते हैं आगे। बागवानी फसलों में पपीते की खेती इतनी आसान भी नहीं है जितना लोग सोचते हैं। राजस्थान सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी और गर्मी का मौसम फसलों को काफी प्रभावित करती है। सर्दी के मौसम में पाला और गर्मी के मौसम में लू के चलते फसलें प्रभावित होती हैं। इस बारे में राजवीर कहते हैं, अब इसमें सबसे बड़ी जो समस्या क्या होती है, जैसे पपीता है, ये पपीता 12 महीने की फसल है। इसको सभी मतलब मौसम से गुजरना पड़ता है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो। तो हमारे उत्तर भारत में सबसे बड़ी जो समस्या है ये होती है कि पपीते के लिए अनुकूल नहीं है। जो परिस्थिति है वो पपीते के लिए अनुकूल नहीं है। जैसे दिसंबर जनवरी का महीना है तो वो मतलब सर्दी को पाला है वो उसको जला देती है, तो किसान जैसे प्रयास करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं। इधर मई जून का जो महीना है इसमें लू ज़्यादा चलती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बागवानी का इसका एरिया जैसे कोई थोड़े एरिया में है तो ज़्यादातर मोटी फसल पे ही चलते हैं किसान, जैसे गेहूँ सरसों। तो वो एरिया मतलब सपाट हो जाता है मई जून के महीने में, क्योंकि हरियाली नहीं होती है। तो मई जून के महीने में गर्मी से पौधों को कैसे बचाएं, इसके लिए विभाग ने बताया है कि मतलब जैसे लो टनल है, लो टनल का इस्तेमाल किया जाए, और सर्दी में बचाने के लिए जैसे लो टनल का इस्तेमाल किया जाए, मल्च का इस्तेमाल किया जाए। ये सारी योजना विभाग की तरफ से है। भरतपुर में बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ के उद्यानिकी विभाग की भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए जानते हैं कि यहाँ के संयुक्त निदेशक कैसे किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। ग्रीन हाउस एक ऐसा हमारा जो है थ्योरी है, हमारी ऐसी सिद्धांत है कि ग्रीन हाउस लगाने से आपको बहुत कम क्षेत्र में ज़्यादा आमदनी मिलेगी। भरतपुर जिले में हमारे कई किसान हैं जो 1 एकड़ ग्रीन हाउस से, 4000 वर्ग मीटर के ग्रीन हाउस से 8 से 10 लाख रुपए साल में कमा रहे हैं। हमने इनको विजिट करवाया और विजिट करवाने के बाद इन्होंने महसूस किया कि साहब ग्रीन हाउस निश्चित रूप से इससे भी ज़्यादा लाभदायक चीज़ है हमारे लिए। अब इन्होंने ग्रीन हाउस के लिए अप्लाई कर दिया है। जैसे ही इनका नंबर आएगा तो हम इनको ग्रीन हाउस की स्थापना करा के, और ग्रीन हाउस में प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन के तहत चाहे तो वो खीरे की फसल लें, जरबेरा की फसल लें, डच रोज की फसल लें, टमाटर की फसल लें या शिमला मिर्च की फसल लें, वो फसलें इनको करवाएंगे। और निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि तेजवी जी
इस गांव में नहीं, पंचायत समिति नदमई में नहीं, भरतपुर जिले में एक रोल मॉडल के रूप में किसान हम स्थापित करें, और जिससे अगर ये इस तरह के रोल मॉडल के रूप में स्थापित हो जाते हैं तो हमें अपनी योजनाओं के, सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। और हमने ये प्रयास किया है कि ये सफल हों, और इसके साथ साथ हमारा ये प्लानिंग भी है कि जैसे ये सफल होते हैं हम 2, 4, 6 आसपास के क्षेत्र के किसानों की यहाँ ट्रेनिंग आयोजित करवाएंगे, जिससे केवल हम जानकारी नहीं दें, जानकारी देने के साथ साथ लोगों को दिखाएं कि कैसे होता है, और ये आपके क्षेत्र में हो रहा है, हमारे तेजवीर जी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से हम अपने मिशन में कामयाब होंगे, और जो सरकारी योजना है उनको प्रचार प्रसार करेंगे और आगे बढ़ा पाएंगे, और किसान भी इस क्षेत्र के जो हैं निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। मैं तेजवीर जी को और यहाँ के किसानों को जो इसमें लग रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये भी आश्वस्त करता हूँ कि अगर आपको कभी भी कोई समस्या हो, हालांकि इन्होंने कई बार हमसे संपर्क किया है और हम आए भी हैं, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं, किसानों को भी आश्वस्त करता हूं कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता पड़े, तकनीकी सलाह की आवश्यकता पड़े, दिशा निर्देशों की जरूरत पड़े, हम यहाँ तैयार हैं आपके लिए। और जब भी आप हमें कहेंगे हम आपके यहाँ निश्चित रूप से आएंगे, और अपने नहीं विशेषज्ञों के साथ आएंगे, और आपकी समस्या का समाधान मौके पर ही आके करेंगे। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। भारत में उगाई जाने वाली बागवानी फसलों में पपीते को विशेष स्थान हासिल है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में पपीते को बड़े चाव से खाया जाता है। भारतीय पपीते की विदेशों में भी भारी मांग है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व उत्पादन में 38% से अधिक हिस्सेदारी के साथ भारत पपीता उत्पादक है। देश के विभिन्न राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तराखंड और मिजोरम में इसकी खेती की जाती है। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको रूबरू करवाया राजवीर और तेजवीर से, जिनका संबंध है राजस्थान के भरतपुर से। इन्होंने जहां एक तरफ बागवानी फसलों को अपनाया, वहीं साथ ही साथ अंतर फसलों को अपनाकर भी कामयाबी हासिल की, अच्छा उत्पादन भी लिया। आशा करते हैं कि उनकी कामयाबी की कहानी को देखकर आप भी ज़रूर कृषि में कुछ न कुछ नया अपनाएंगे, और हो सकता है कि आप भी हमारे कार्यक्रम में बन जाए सफल किसान। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। कुछ और सफलता की कहानियों के साथ सफल किसान के अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।